नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास बुलेटिन 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। दिन भर की जो वो बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, और या ऐसी खबरें जिनका होता है सीधे आप पर असर, बताते हैं आपको हमारे इस खास बुलेटिन में। आइए करते हैं शुरुआत 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूं। आज बात करेंगे राजधानी में खूंखार आतंकवादी की गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसीज की मुस्तैदी के सबूत दिए हैं। वहीं इस गिरफ्तारी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। जी हां, बिहार की सियासी गलियारों से खबर है। राजनीति में हलचल मचा चुकी है खबर। सत्ता की गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। इन सब के बीच में तीसरी और आखिरी खबर भी जान लीजिए। वो खबर आई है संसद से। राज्यसभा में एक चिंगारी ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। ओबीसी से बाहर हो मुसलमान। इस बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। पक्ष और विपक्ष लगातार अपने अपने बयान दे रखे हैं। तो ये 3 बजे की 3 बड़ी खबरें हैं। और आई सबसे पहले बात इस समय की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। लश्कर-ए-तोयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। शब्बीर अहमद इसका नाम है। लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई के इशारे पर बताया जा रहा है कि ये साजिशें रच रहा था, मॉड्यूल तैयार किया गया था। भारत के खिलाफ साजिशें रचे जाने की खबर सामने आ रही है। इतना ही नहीं, बताया ये जा रहा है कि शब्बीर दरअसल फर्जी पहचान से एक तरह से आतंक के मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट हुआ और मेट्रो पोस्टर केस से दरअसल ये रडार पर आया था। और जिस तरह से शब्बीर की गिरफ्तारी हुई उसके बाद में कई सवाल खड़े होने लगे। ये कहा जा सकता है कि किस तरह से भारत में रहकर इसने कई वारदातों को अंजाम पहुंचाने के लिए जो साजिशें रची, उन सारी चीजों की बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। तो सुरक्षा एजेंसीज ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से दरअसल गिरफ्तार किया गया है। जानकारी सामने आई है। आतंकी शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लश्कर का नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। ये भी जानकारी एक तरह से सामने आई है। ये भी पता चला है कि सुरक्षा बलों ने और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल इंटेल मिला था और उस इंटेल के बाद में बाकायदा जाल बिछाकर राजधानी की सीमा पर शब्बीर लोन को अरेस्ट कर लिया गया है। अब जानकारी ये सामने आई है जांच में कि सीमा पार से दरअसल लगातार जो निर्देश मिल रहे थे उनके अनुसार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के मिशन पर शब्बीर अहमद लोन था। एक शब्बीर अहमद लोन जो कि एक हमारा वांटेड टेररिस्ट था लश्कर-ए-तैयबा का, उसको स्पेशल सेल की टीम ने कल रात 10:30 के आसपास गाजीपुर के एरिया से अरेस्ट किया है। स्पेशल सेल की टीम को लीड डीसीपी पवन त्रिपाठी और उनके साथ इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर धीरज कर रहे थे। इस टीम ने काफ़ी पेंसटेकिंगली काम किया और इसी टीम ने पिछले महीने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था इस मॉड्यूल के, जिसमें 7 बांग्लादेश नेशनल थे और एक उमर फारूक था जो कि इंडियन नेशनल था, मालदा का रहने वाला था। शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बेस्ड था और इसने हत्यारा करके एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ पर एक हाइड आउट तैयार किया था जहाँ पे अपने मॉड्यूल के लड़कों को रखा जा सके। और फर्दर कई जगहों की रेकी कराई थी, जो हैवी फुटफॉल एरियाज थे उनकी रेकी कराई थी ताकि उन जगहों पे किसी दहशतगर्दी को अंजाम दिया सके। अब चूंकि इसका एक मॉड्यूल बस्ट हो गया था तो ये फिर से आया था नई संभावनाओं को तलाश करने, नए लड़कों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसी प्रोसेस में गिरफ्तार किया गया है। तो आपने सुना शब्बीर अहमद लोन, दरअसल ये काफ़ी कुख्यात और ऐसा माना जाता है वांटेड आतंकी से कहा जाए। बहुत लंबे वक्त से इसकी तलाश भी थी और बताया जाता है कि शब्बीर अहमद लोन दरअसल पहले भी सज़ा काट चुका है। 11 साल उसे सज़ा हो चुकी है AK-47 और ऐसे तमाम हथियारों में संलिप्तता एक तरह से इसकी पाई गई। पाकिस्तान से इसके सीधे कनेक्शन सामने आते हैं। 2007 में जब इसे पकड़ा गया था तब भी जानकारी यह है आतंकी हाफिज सईद जैसे तमाम आतंकियों के साथ में इसके कनेक्शंस पाए गए हैं।
और भारत में भी जिस रूप में अभी पिछले कुछ वक्त से राजधानी दिल्ली हो या दक्षिण भारत हो, लगातार कई विवादित पोस्टर्स या देश विरोधी गतिविधियों के पोस्टर्स जो शामिल किए गए थे, उसमें भी शब्बीर अहमद लोन ही एक तरह से रहा है और उसके बाद से ही वो निशाने पर, रडार पर आया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, शब्बीर अहमद लोन को दरअसल अरेस्ट करके जो टीम लेकर गई उसके विजुअल्स थे। और 2007 में भी दरअसल शब्बीर अहमद लोन की गिरफ्तारी हो चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया, और तिहाड़ में 11 साल की सजा शब्बीर अहमद लोन काट चुका है। अब ऐसे में शब्बीर की ये मान के चलिए कि कई बड़ी खुलासे होने की उम्मीद है शब्बीर से। यहाँ पर उसके हैंडलर्स कौन कौन थे, आखिर किस तरह से उसके इस मॉड्यूल में लोग शामिल हुए, चाहे बात अगर टेरर फंडिंग की हो, आतंकी गतिविधियों की हो, उनके पूरे मॉड्यूल की हो, उनके स्लीपर सेल्स की हो, ये तमाम जानकारियां हैं जिन्हें जुटाने में अब लगातार जुटी हुई है सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसीज लगातार एक्टिव मोड पे। अब उसकी निशानदेही पर ये कहा जाए कि अब जांच भी करेंगी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये है शब्बीर अहमद लोन जिसे आखिरकार गिरफ्तार किया गया। इंटेल मिलने के बाद में बड़ी तत्परता सुरक्षा एजेंसीज और दिल्ली पुलिस की टीम ने दिखाई और दिल्ली बॉर्डर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात यह कि आखिर ये भारत में किस उद्देश्य से आया था, अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जिस रूप में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ये जुड़ा हुआ है, लंबे वक्त से जुड़ा हुआ रहा है और ये कहा जाए कि ये उसका बहुत अहम हैंडलर रहा है। अभी तक हम देखते रहे कि घाटी में, खासतौर से जम्मू कश्मीर में बड़ी मौजूदगी ये दर्ज कराते रहे, लेकिन अब राजधानी में आखिर इसकी मौजूदगी क्या कहती है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। पुलिस कह रही है कि बांग्लादेश से नेटवर्क ऑपरेट ये करता रहा है, भारत में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलता रहा है, आतंकी संगठन में भर्ती कराने की कोशिश ये करता रहा है। अब एक और जानकारी ये सामने आई है कि शब्बीर लोन दरअसल भारत में सीधे एंटर नहीं हुआ, बाकायदा इसने नेपाल बॉर्डर का इस्तेमाल किया। नेपाल बॉर्डर के रास्ते चोरी छुपे इसने भारत में एंटर की है, दाखिल हुआ था और उसके बाद से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में वो रह रहा था, आतंकी संगठनों के लिए नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। समझिए, राजधानी के अंदर सरकार को बड़ी चुनौती देने की इसकी कोशिश थी, सुरक्षा बलों को चुनौती देने की कोशिश थी, लेकिन इसकी तमाम चुनौतियां या तमाम साजिशों को धराशायी कर दिया सुरक्षा बलों ने। स्पेशल सेल ने उस पर कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया है। लेकिन जानकारी यह है कि कई युवाओं को आतंकी संगठनों से जोड़ने की कोशिश उसकी रही है। पुलिस के अनुसार इस आतंकी को गिरफ्तार किया, उसके पास से लश्कर के हैंडलर से लगातार उसको निर्देश मिल रहे थे भारत में अपने नेटवर्क को मजबूत करने और युवाओं को संगठन में शामिल करने की एक तरह से साजिश इसकी रही है। और सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। रजनीश, ये बड़ा कुख्यात आतंकी इसे कहा जा सकता है, इसके पहले भी भारत में आबो हवा बिगाड़ने की इसकी कोशिश रही, जिसे पहले भी गिरफ्तार किया गया था। अब जरा बताइए कि इस बार कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे ये पुलिस के और दिल्ली पुलिस और स्पेशल टीम के हाथ लगा? देखिए नैना, अगर शब्बीर अहमद लोन की बात की जाए तो ये लश्कर-ए-तैयबा का जो भारत में एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। आपको याद होगा, लाल किले बम धमाके के बाद लश्कर-ए-तैयबा यानी हाफिज सईद के कई लोगों को जो व्हाइट कॉलर जिहाद में शामिल थे, उन लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये जो मॉड्यूल था ये पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे था। जिसके बाद शब्बीर अहमद लोन को न सिर्फ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के जो चीफ था हाफिज सईद, उसने एक टारगेट दिया था और वापस लश्कर-ए-तैयबा का एक मॉड्यूल भारत में खड़ा करने की इसको जिम्मेदारी दी थी। जो शब्बीर अहमद लोन है वो फिलहाल बांग्लादेश में रहकर जो है वो भारत में लश्कर-ए-तैयबा का जो मॉड्यूल है उसे खड़ा कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जब कल देर शाम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि शब्बीर अहमद लोन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर इलाके में आने वाला है, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर से इसको गिरफ्तार किया गया। खास बात नैना इसमें यह है कि शब्बीर अहमद लोन ने जो कलकत्ता है, कलकत्ता का जो बाहरी इलाका है, जो आउटर स्कर्ट जिसे कहते हैं, वहां पर एक कमरा किराए पर लिया हुआ था और इसी कमरे को लश्कर-ए-तैयबा के भारत के मॉड्यूल के हेडक्वार्टर के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी कलकत्ता के एक रूम में, किराए के रूम में रहकर
ये तमाम ऐसी चीजों को भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस मॉड्यूल को खड़ा करने की लगातार कोशिश कर रहा था। और अगर बात की जाए इस रूम की, तो इस रूम को चुनने के पीछे की वजह ये थी कि जो शब्बीर अहमद लोन ये चाहता था कि अगर वहां पे कई लोग आए जाए तो लोगों को कोई दिक्कत ना हो और कोई भी इन पर शक ना करे। इसीलिए कलकत्ता के जो बाहरी इलाके हैं वहां पर इस रूम को लिया गया था और शब्बीर अहमद रजनीश, लोन और वहीं पर आगामी बैठकर वक्त में खासतौर से पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, क्या इसे भी एक तरह से टारगेट करने की एक तरह से कोशिश की गई? क्योंकि अभी तक लश्कर ए तैयबा को हम देखते रहे कि जम्मू कश्मीर या घाटी में उनकी मौजूदगी रही, आतंकियों की, हैंडलर्स की। पिछले कुछ वक्त से जो पोस्टर्स लगाए गए, राजधानी दिल्ली हो या साउथ इंडिया का हिस्सा हो या कोलकाता ही क्यों ना हो, आखिर ये किस तरह के मॉड्यूल या साजिश की ओर इशारा करते हैं रजनीश? देखिए, ये जाना आपको याद होगा लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ था, उसके बाद लगातार लश्कर ए तैयबा अपना मौजूद खड़ा करने की कोशिश कर रहा था ताकि भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उसको अंजाम दिलाया जा सके और भारत की जो अखंडता है, संप्रभुता और अखंडता है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा सके। और इसका जिम्मा शब्बीर अहमद लोन को दिया गया था। जाना, अगर शब्बीर अहमद लोन की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी जो है कामयाबी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए, क्योंकि साल 2000 जो एक की अगर बात कर ली जाए या साल 2000 आप 11 साल पहले की अगर आप बात कर ली जाए तो साल 2007 में शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। उस समय शब्बीर अहमद लोन के पास से हैंड ग्रेनेड और AK-47 बरामद हुई थी। इसके बाद शब्बीर अहमद लोन को सजा हुई थी, तिहाड़ जेल में रहा था और साल 2018 में ये वापस बाहर आया और साल 2018 से लेकर आज तक यानी तकरीबन 8 सालों से ये लगातार उस मॉड्यूल को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था भारत के अंदर, जो अभी तक जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल या भारत की एजेंसियों ने इसे निस्तनाबूद किया था। इसके अलावा मैंने आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में कलकत्ता और तमाम दूसरे राज्यों से कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। वो लोग जो थे वो शब्बीर अहमद लोन के जो लश्कर ए तैयबा का जो भारत मॉड्यूल खड़ा करने का जो कोशिश की जाती, वो लोग भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा था। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ये कहना है कि शब्बीर अहमद लोन को जो गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ होगी और जो भी लोगों का ब्रेन वॉश करके वो इस मॉड्यूल में उनको शामिल कर चुका है, उन पहुंचकर उनकी धरपकड़ की भी लगातार कोशिशें की जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ये भी कहना है कि शब्बीर अहमद लोन से पूछताछ के बाद ये भी जाना जाएगा कि आगे किस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इसको हिदायत लश्कर ए तैयबा से या पाकिस्तानी मुझे लगता है कि शब्बीर अहमद लोन जिस तरह से ये कहा जाए कि घाघ आतंकी रहा है, मोस्ट वांटेड आतंकी रहा है, वो किस तरह से मुंह खोलेगा, इतने जल्दी मुंह खोलेगा भी या नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये बड़ी सफलता जरूर कही जा सकती है। फिलहाल रजनीश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की सियासत की। नीतीश कुमार ने आखिरकार MLC पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक बड़ी जिम्मेदारी निभाते रहे, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं और आखिरकार नीतीश कुमार ने अब अपने MLC पद से इस्तीफा दे दिया है। 30 अप्रैल तक दरअसल CM पद से भी इस्तीफा दिया जा सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अब नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अब एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। अगला CM कौन होगा, इसको लेकर सुगबुगाहटें तेज हो चुकी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार लंबे वक्त से बिहार में एक्टिव रखे हैं, लेकिन आखिरकार विधान परिषद की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया और अब उसके बाद में परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को उन्होंने इस्तीफा सौंपा था। तस्वीर आपके सामने है, ये उसी वक्त की तस्वीर है। 13 अप्रैल के बाद उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की भी संभावना जताई जा रही थी। नीतीश कुमार जो अभी तक बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, उन्होंने 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की। अब नियम कहते हैं कि नीतीश कुमार को संसद के लिए चुने जाने के 14 दिनों के अंदर ही राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होता है और वो मियाद पूरी हो रही थी। तो देखिए, आज आखिरकार विधानमंडल से उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दिया। अब राज्यसभा सांसद बनने के बाद में MLC पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना बाकी है।
और आइए सीधे रुख कर लेते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी का। सुशील जी, बिहार की सियासत हमेशा से बहुत मायने रखती है और ये कहा जाए बिहार की सियासत सिर्फ बिहार तक नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग हलचल जरूर पैदा कर देती है और उसमें भी अगर नीतीश कुमार का नाम जुड़ा हो तो खबर और खास हो ही जाती है। आखिरकार उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा सौंप दिया है, हालांकि मुख्यमंत्री पद पर अभी बने रहेंगे कहा जा रहा है। बिल्कुल लेना, जिस तरह नीतीश कुमार ने आज विधान परिषद छोड़ा है, पूरे देश में हलचल है, तरह तरह क्यास लगाए जा रहे हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि सवाल ये उठता है कि 2005 से लेकर अब तक लगातार मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए थे और उनकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी छवि भी थी और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो भारी जीत दर्ज भी हासिल की इस बार। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार का जो कद है बहुत बड़ा है। आज इस्तीफा देने के बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कौन सीएम होगा, यहाँ तक कि जेडीयू के तमाम जो उनके मंत्री थे कार्यकर्ता थे आज रो रहे थे। उनको लग रहा था कि उनका नेता अब यहाँ से जा चुका है कहीं ना कहीं अब राज्यसभा की ओर। अभी 10-12 दिन मुख्यमंत्री के तौर पे जरूर वो काम करेंगे, जब तक कोई सीएम चयनित नहीं होता है तो सीएम कौन होगा इसको लेकर तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं। और एक बात ये भी है, अभी परसों जेडीयू के तमाम जो क्षेत्रीय नेता थे उन्होंने बाकायदे पोस्टर वार किया था जिसमें निशांत कुमार को वो मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं। लेकिन ये सब जो डिसीजन है इसमें आरएसएस और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल रहेंगे कहीं ना कहीं कौन मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि जो बीजेपी का तरीका है जो लगातार इस बार 3-4 राज्यों में देखा गया, ऐसे व्यक्ति को सीएम बना देते हैं जिनका नाम कहीं चर्चा में नहीं होता है, कोई उसको जानता भी नहीं है और वो सीएम बन जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी प्रबल दावेदार हैं और भी तमाम मंत्री दावेदार हैं, लेकिन इतना जरूर है सुशील जी, एक और बड़ी बात दिलचस्प यहाँ पर कही जा रही है, अंदर खाने तो ये भी चर्चा है बिहार की सियासत में गलियारों में कि भले ही अभी क्योंकि नियम के अनुसार उन्हें इस्तीफा सौंपना था 14 दिनों के अंदर, उन्होंने विधान परिषद से तो इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन 6 महीने तक वो सीएम पद पर बने रह सकते हैं, मतलब नियम उन्हें एक तरह से बाध्य नहीं करता। तो क्या वो जल्द ही मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, इस पर अब बड़ा सस्पेंस है। बिल्कुल लेना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जिस तरह अभी 6 महीने रह सकते हैं लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने इसीलिए उनको राज्यसभा भेजा है और कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि वहां पर उनका प्रत्याशी वहां पर जो उनका मुख्यमंत्री बने, तो उससे कम से कम बिहार में आने वाले दिनों में कम से कम जो बीजेपी का थोड़ा गढ़ मजबूत हो, क्योंकि बीजेपी बिहार में मजबूती चाहती है और अपने ही किसी ना किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हाँ, नीतीश कुमार को लेकर चलना है, उनको कहीं ना कहीं सेंट्रल में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और वो संरक्षक की भूमिका में रहेंगे बिहार में। वो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको संरक्षक के तौर पे उसको राय मशवरा देंगे, तो उनकी राय मशवरा बहुत इंपॉर्टेंट भी होगी और ये भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं इसका उनको एक फल भी मिलेगा और निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक देखा जाए सिनेरियो है, पूरा चेंज होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह नीतीश कुमार लगातार 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए थे और लगता नहीं था कभी हटेंगे और जनता भी सोचती थी कि ये तो बहुत ही अच्छा सुशासन बाबू के रूप में उनका जनता के बीच में सुशासन बाबू के रूप में उनका नाम चर्चित था। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हटने से अब मुख्यमंत्री कब तक डिसाइड होता है, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री जल्दी डिसाइड होगा। जी, लेकिन 7 मई 2006 को जब वो एमएलसी बने तब से लेकर ये कहा जाए 30 मार्च 2026 का ये उनका सफर बड़ा यादगार रहा और इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में उन्होंने एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की। इस दौरान कई आरोप हुए उनके ऊपर जरूर लगे। अब खासतौर से जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसका एक मोह हमेशा से रहा है नीतीश कुमार के लिए। हमेशा से कहा जाता है कि भले सरकार किसी भी पार्टी की हो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन अब ये सारी बातें एक वक्त के साथ बीते अतीत या अध्याय का हिस्सा होती हुई नजर आती हैं। हालांकि सीएम अगला कौन होगा ये भी देखने वाली बात है। सुशील जी, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली खबर राज्यसभा से ही जुड़ी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी सांसद की एक मांग ने एक अलग चर्चा जरूर शुरू कर दी। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने दरअसल मांग की है कि मुस्लिमों को अब ओबीसी से बाहर किया जाए। विपक्ष ने इस पूरे बयान के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया, जमकर हंगामा हुआ। लेकिन जिस तरह से मुस्लिमों को ओबीसी की बात यहां पर कही गई उसके बाद से ही विवाद यहां पर देखने को मिल रहा है।
तो संसद में अब ओबीसी से मुस्लिम समुदाय को बाहर किए जाने का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आता है। जमकर विवाद हुआ है। बीजेपी सांसद हैं के लक्ष्मण, उन्होंने ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से मुस्लिम समुदाय को बाहर जाने का एक तरह से मुद्दा राज्यसभा में उठाया। तो ये कहा जाए कि लगातार इसको लेकर विरोध भी देखने को मिला है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ सामाजिक रूप से पिछड़ों को मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात लगातार होती रही। पंकज राय मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। पंकज, हमेशा से ओबीसी या आरक्षण का जो मसला है वो विवादों में हमेशा से देखने को मिला है। अब राज्यसभा में बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने एक बार फिर से वो मसला उठाया, जमकर हंगामा भी देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल है ना। अगर देखा जाए तो राज्यसभा में आज सदन के दौरान के लक्ष्मण ने एक ओबीसी को लेकर के उन्होंने जिस तरह से आरक्षण का मामला उस पर एक बयान दिया, उसके बाद कहीं न कहीं हंगामा हुआ। हंगामा के बाद कई ऐसे जो है सांसद थे जो वॉकआउट कर गए, कई विपक्षी थे जो वॉकआउट कर गए। फिलहाल उस पर पूरा हंगामा किया गया। लगातार जिस तरह से अगर जैसा आपने कहा कि ओबीसी के आरक्षण को जो मांग इसमें से कुछ मुस्लिम समुदाय को हटाने या निकालने की जो बात उन्होंने कही, उसको लेकर के जिस तरह से हंगामा हुआ ये लगातार जारी रहा। उसके बाद सदन से वॉकआउट भी किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में उन्होंने अगर जिस तरह से मांग की थी वो भी अगर देखा जाए तो ओबीसी का जिस तरह से उन्होंने कहा कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरह के आरक्षण के बाद दुरुपयोग भी हो जाता है, दिक्कतें आती हैं। तो ये कहीं न कहीं सही था कि ऐसी चीज़ों को एक समिति बने, जांच भी हो। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, वॉकआउट किया गया, उनकी बातों को अगर कहा जाए कि दूसरी तरह से बताया गया, तो ये तमाम एक चीज़ें हैं। लगातार अगर देखा जाए तो राज्यसभा सदन के कार्रवाई के दौरान इस तरह की हंगामा वाली बात हुई, उसके बाद वॉकआउट किया गया। फिलहाल ये जो पूरा मामला था ओबीसी आरक्षण को लेकर के था कि किस तरह से आरक्षण को जो है बताया जाए। फिलहाल उन्होंने जो बातें कही थी मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने साफ तौर पर एक बात कहा, कुछ राज्य में धर्म के नाम पर ओबीसी आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये उनकी मांग थी। उसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय का जो आपने कहा वो भी बातें उन्होंने कहा था। उसके बाद हंगामा हुआ, वॉकआउट किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो आगे किस तरह से सदन में इस बात को रखा जाएगा, विपक्ष का क्या बयान आएगा, बयानबाजी भी शुरू हो जाएगी, किस तरह से बातें आती हैं, तमाम चीज़ देखना। प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। विपक्ष कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि शून्यकाल में दरअसल ये मसला उठाया गया था और ये सवाल भारत के संविधान और मंडल आयोग की भावना के खिलाफ है। पंकज, हमेशा से ही चाहे बात चुनाव हो या फिर नहीं, आरक्षण का मसला बड़ा विवादित रहा है और मुझे लग रहा है कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर अब मौसम बिगड़ रहा है और संसद के अंदर के लक्ष्मण का ये बयान भी मौसम बिगाड़ता हुआ नजर आता है आने वाले वक्त का। बिल्कुल, देखिए जो बयान है कहीं न कहीं इसको तोड़ मरोड़ के जैसा मैंने कहा, आपने भी बताया, राजनीतिक जो है प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाएंगी। किस तरह से इस बयान को देखा जाता है, किस तरह से इस बयान को पेश किया जाता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है लोगों की, किस तरह से इसको बुनाया जाता है, ये तमाम चीज़ें देखना होगा। फिलहाल इस बयान को लेकर के सदन में जो सांसद थे उन्होंने इसका विरोध करते हुए वॉकआउट किया, हंगामा करते हुए। लेकिन अब इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है इसको लेकर के किस तरह का मैसेज जाएगा, किस तरह से समाज के लोग या इसको देखेंगे, किस तरह से इस पर लोगों की प्रतिक्रिया रही, ये देखना बाकी होगा। क्योंकि राज्यसभा में सदन की जो कार्रवाई है उसके दौरान के लक्ष्मण ने जिस तरह से बयान दिया, इस बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आ सकती है कि किस उनका बयान कहने का क्या मतलब था, किस तरह का तात्पर्य था, लेकिन विपक्ष उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से उसको पेश करना चाहता है, ये तमाम चीज़ें देखना बाकी होगा। फिलहाल जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई है ये देखना होगा कि इसको किस तरह से लोग, जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, वो रिएक्शन देते हैं, उनका क्या कहना होता है, किस तरह से सारी प्रतिक्रिया आती है। जी ठीक है, लेकिन एक बार फिर से ये जो मुसलमान और ओबीसी को लेकर ये जो शुरू हुआ विवाद फिलहाल बढ़ता ही नजर आता है, थमने का नाम नजर नहीं आता। या ये कहा जाए कि बजट सत्र में कई अलग अलग मसले रहे, जिसमें से अब एक ये मसला जो आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा सियासी घमासान लेकर आ सकता है। खासतौर से आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी आबादी मुस्लिम वोटर्स की रही है। अब ऐसे में वहाँ पर साधने की कोशिश जो बीजेपी की रही है, क्या ये बयान आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल के चुनावों को भी प्रभावित करेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल पंकज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।